हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या टाइप्स होते हैं एंड कौन कौन से बेसिस पे। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सब जो टाइप्स हैं ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में भी कवर करेंगे, लेकिन अगर हमें एज अ ब्रीफ देखना है, एक ब्रीफ आइडिया लेना है, तो हम इस चैप्टर में उसको कवर करेंगे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के एंड वॉइड एंड इलीगल अग्रीमेंट के कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो वो डिफरेंसेस आज हम देख लेते हैं एक बार। एंड हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा कंसिडरेशन, वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले जो है एक जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, इसका बेसिस क्या होगा वो हम देख लेंगे। कभी भी डिफरेंसेस लिखे जाते हैं, जैसे अगर दो पर्टिकुलरली हम टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, तो उसमें बेसिस लिखना बहुत ही एक अच्छा माना जाता है, क्योंकि बेसिस लिखने से पूरा कंप्लीट व्यू मिलता है उस पर्टिकुलर टर्म का जिसके बारे में हम बता रहे हैं। तो अगर आप बेसिस लिखेंगे तो वो ईजिली समझा पाएगा जो भी वो डिफरेंस को पढ़ रहा है। तो बेटर यही होगा कि एक बार आप बेसिस के फॉर्म में एक्सप्लेन करें। नाउ सबसे पहले कोई भी डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया जाता है ना, तो सबसे पहले लिखा जाता है मीनिंग। मीनिंग क्या है? अब मीनिंग में क्या लिखेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या इसका मतलब है, क्या डेफिनेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड तब बन जाता है जब वो इन्फोर्सेबल नहीं होता है। ठीक, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट ceases to be enforceable, जब वो enforceable नहीं रहता है बाय लॉ, मतलब उसमें कोई लीगल एलिमेंट नहीं रहता है, इट बिकम्स void। voidable क्या के लिए, voidable के लिए क्या कहेंगे? अग्रीमेंट। जैसे कि कल भी मैंने आपसे ये डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि voidable और void में क्या डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस बताया था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं डिस्कस किया था, वो आज कर रहे हैं। अग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल है बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, कोई भी अग्रीमेंट एक या एक से ज़्यादा पार्टीज के ऑप्शन पे इन्फोर्सेबल है, लेकिन दूसरे पार्टी के ऑप्शन पे इन्फोर्सेबल नहीं है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स, तो ये होगा वॉइडेबल। ठीक है, सबसे पहले तो मीनिंग हो गया। अब इसके बाद कॉज। कॉज मतलब किसी भी चीज़ का क्या सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से वॉइड बना या वॉइडेबल बना। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनता है, क्यों बनता है?
लॉ के चेंज होने से, सर्कमस्टांसेस चेंज होने से। वॉइडेबल कब बनता है? एक पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होती है। जो हम लोग ने एलिमेंट्स पढ़े थे फ्री कंसेंट के, जिसमें ये भी देखा था कि कंसेंट किस किस से अफेक्ट हो सकती है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, कोर्शियन से। तो उस केस में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ लिखेंगे अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। कब वॉइड बनेगा? ड्यू टू चेंज इन लॉ और change in circumstances beyond contemplation of parties। ठीक, a contract becomes voidable when consent of a party was not free। एक पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं थी तो वो वॉइडेबल बन गया। एंड वॉइड तब बना जब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए या लॉ में कोई बदलाव हुए जो पार्टीज़ के हाथ में नहीं था। पार्टीज़ उसको बचा के भी वैलिड नहीं कह सकती थी, वो किसी ना किसी तरीके से वॉइड हो ही गया, इनवैलिड हो ही गया। ठीक, नेक्स्ट है इसमें परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या परफॉर्म हो सकता है? नहीं, लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या बोल सकता है? इफ अग्रीव्ड party does not within reasonable time exercise his right to avoid the contract, any party can sue the other for claiming the performance of contract। मान लो जो पार्टी सफ़र कर रही है उसने अपनी राइट नहीं दिखाई, अपना डिसीजन नहीं कोट किया कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना है, तो कोई भी पार्टी उस पर स्यूट फाइल कर सकती है, केस फाइल कर सकती है कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म किया, आपने अपनी कंसेंट दी, उसके हिसाब से आप चले भी, तो अब आप पैसा नहीं दे रहे हैं, मुझे कंसिडरेशन नहीं दे रहे हैं, तो अब केस मैं आपके ऊपर फाइल कर रहा हूँ क्योंकि आपने मेरे को कंसिडरेशन नहीं दिया। तो ज़रूरी है कि अग्रीव्ड पार्टी जो है, जो सफ़रर है, बेसिकली जो सफ़र कर रही है, वो अपनी राइट एक्सरसाइज कर ले कि भैया मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। मान लो जिसकी कंसेंट ली गई थी कोर्शियन से, थ्रेट दिखा के जिसकी कंसेंट ली गई थी, वो पहले ही बोल दे कि नहीं मैं नहीं परफॉर्म करूँगी कॉन्ट्रैक्ट, तो वो बच जाएगी। अगर वो कर देती है डर की वजह से कि मेरे को थ्रेटन किया जा रहा है, और बाद में वो कह रही है कि पेमेंट मैं कैसे करूँ, तो तब वो पीछे नहीं हट सकती क्योंकि उसने पहले तो मना किया नहीं। पहले तो उसने यही कहा कि ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने को तैयार हूँ, तो पेमेंट करने के लिए भी उसको लायबल होना पड़ेगा दूसरी पार्टी, वरना उस पर केस फाइल कर सकती है। तो परफॉर्मेंस में लिखेंगे अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। लेकिन इसमें क्या लिखेंगे? इफ अग्रीव्ड पार्टी डज नॉट within reasonable time exercise his right to avoid contract, any party can sue for claiming परफॉर्मेंस ऑफ। पहले ही अगर उसने अवॉइड नहीं किया, किसने? जो पार्टी सफ़र कर रही है, दूसरी पार्टी उससे कभी भी क्लेम कर सकती है कि पैसा लाओ, क्योंकि अब मैंने अपना एक्शन तो कर दिया। तो फिर उसमें अग्रीव्ड पार्टी यानी कि जो सफ़र कर रही है वो ये नहीं कह सकती है कि नहीं मैं नहीं पेमेंट करूँगा,
तो उस केस में दूसरी पार्टी उस पर केस फाइल कर सकती है। तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर दो ऐसे केस में, वॉइडेबल के केस में, ठीक। और इसके अलावा क्या एक वो बचता है बेसिस, राइट्स। राइट्स में जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं थी उसके पास पूरा राइट रहता है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का। अच्छा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई राइट्स नहीं रहते हैं दोनों पार्टीज़ को। इट डज नॉट ग्रांट एनी राइट टू एनी पार्टी। लेकिन इस केस में, किस केस में, वॉइडेबल के केस में जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी उसके पास राइट रहता है, सिर्फ उसी के पास राइट रहता है टू रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेट करना, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना, अवॉइड करना। उसके पास राइट रहता है या तो वो आगे बढ़ जाए कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में, अपनी अप्रूवल दे दे, या उसको अवॉइड कर दे, या फिर टर्मिनेट कर दे। तो ये डिफरेंसेस हैं मीनिंग, कॉज, परफॉर्मेंस, राइट के बेसिस में। इसके अलावा हमने इलीगल भी पढ़ा था। इलीगल में ये देखा था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ प्रोहिबिट कर रहा है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में लॉ कोई प्रोहिबिशन बता रहा है, तो वो इलीगल होगा। कोर्ट उसको इन्फोर्स कभी नहीं करेगा और वो हमेशा वॉइड होता है। ये भी कहा था कि वो वॉइड हो सकता है, लेकिन वॉइड अग्रीमेंट कभी इलीगल ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लॉ प्रोहिबिट करे, तो इसलिए वो हर बार इलीगल नहीं होगा। अच्छा, इसमें जो है डिफरेंस बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो वो भी हम कवर कर लेते हैं। बेसिस, वॉइड अग्रीमेंट, इलीगल अग्रीमेंट, ठीक। तो ये देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले वॉइड अग्रीमेंट, जो मैंने अभी सबसे पहली चीज़ बताई वही लिखी है इसमें। क्या लिखी है? स्कोप, ठीक है। अवॉइड agreement is not necessarily illegal. An illegal agreement is always void. तो सबसे पहली चीज़ तो यही हो गई, स्कोप। नंबरिंग में हटा दे रही हूँ। उसके बाद नेचर ये कहता है नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, लेकिन इलीगल हमेशा फॉरबिडन होता है। गैर कानूनी, इलीगल का हिंदी वर्ड। पनिशमेंट, parties to illegal agreements are liable to punishment. punishment उसमें रहेगी, फाइन के फॉर्म में हो, इम्प्रिजनमेंट के फॉर्म में हो, पेनल्टी के फॉर्म में हो, लेकिन इसमें जो है पार्टीज are not liable for any punishment, ठीक। कोलैटरल अग्रीमेंट, चौथा बेसिस, कोलैटरल अग्रीमेंट। ये क्या बोलता है? इट इज़ नॉट नेसेसरली that agreements collateral to void agreement may also be void, it may be valid also. अच्छा,
कोलैटरल की बात इसमें क्यों आई है, इसमें बात ये आई है, इसलिए आई है कि कोई भी अग्रीमेंट अगर वॉइड अग्रीमेंट के बाद हो रहा है, अगर उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि वॉइड को तो हम इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं लॉ में, लेकिन अगर ये वॉइड के बाद हो रहा है, वॉइड से जुड़ा हुआ है, तो वो हो सकता है वैलिड हो। लेकिन अगर इलीगल अग्रीमेंट्स के कोई भी कोलैटरल होगा, उसके बाद होगा, उससे जुड़ा हुआ होगा, तो वो हमेशा ही वॉइड होगा, वो कभी भी वैलिड नहीं हो सकता है, वो कभी भी वैलिड नहीं हो सकता है। तो कोलैटरल मतलब हो गया एक तरह से एडिशनल, सेकेंडरी, ठीक है। तो इसलिए इसमें बात करी गई है, तो वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि अग्रीमेंट कोलैटरल टू इलीगल agreements are always void, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी ताकि ये बाइफर्केशन हो जाए, मैं इसको स्ट्राइक नहीं कर रही हूँ। एंड यहाँ पे क्या लिखा है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट अग्रीमेंट्स कोलैटरल टू वॉइड सबऑर्डिनेट्स या सेकेंडरी बोल सकते हो, मे ऑल्सो बी वॉइड, इट मे बी वैलिड। तो अगर कोलैटरल है यानी कि सेकेंडरी है वॉइड अग्रीमेंट के, तो वो वैलिड भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो वॉइड ही हो हमेशा। तो इस बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी। बाकी तो हमने सारे डिफरेंसेस वगैरह पढ़े थे, ये मेन डिफरेंसेस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो अब इसके क्योंकि ये जो हमारा इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, इसमें लास्ट में टेस्ट योर नॉलेज करके MCQs भी दिए हैं एंड कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम इस यहाँ जैसे अगर आप लोग कहते हैं तो इसको इस क्लास में भी कवर कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट क्लास में भी उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमारा चैप्टर चल रहा है ना, उसमें जैसे हमने अभी यूनिट 1 स्टार्ट किया था, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारा सेकेंड यूनिट है कंसिडरेशन, ठीक है, जिस पे सिर्फ कंसिडरेशन की बात हो रही है। यूनिट 3 जो था हमारा, वो है अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने ये सब पढ़ा था ना, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, इनको बहुत डिटेल में समझाया गया है। मतलब ये एक तरह का जो इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है, और उसमें ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, ये 26 पन्नों का है चैप्टर कम से कम, ठीक। और इसके अलावा एक चैप्टर और है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो भी दिया हुआ है इसमें, ठीक। एंड इसके अलावा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज़, कि अगर जैसे कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ते हो तो उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या उसके बेसिकली रेमेडीज़ होंगी उसको करेक्ट करने की। एंड इसके अलावा कॉन्टिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये अलग एक चैप्टर दिया हुआ है। तो इतने चैप्टर्स हैं जो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कवर कर रहे हैं, जो हमें ये सब कवर करना है, सारे चैप्टर्स हमें ये कवर करने हैं, ठीक। लेकिन उससे पहले हम कल मैंने आपको जैसे टाइप्स डिस्कस किए थे, तो मैंने इसकी डेफिनेशंस नहीं लिखवाई थी, मैंने समझा दिया था जितने भी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं। फिर मैंने एग्जीक्यूटरी बायलेटरल का एक एग्जाम्पल भी समझाया था, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में था। तो ये जितने भी पॉइंट्स बेसिकली दिए हैं ना टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, जो मैंने बाइफर्केशन समझाया एज पर वैलिडिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस,
इनको आप एक बार जैसे मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेशंस, क्योंकि उसमें बहुत शॉर्ट में दिए हैं, तो वो डेफिनेशंस आप एक बार पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मैं वही चीज़ नोट्स में, अगर आप पूछो कि मैंने इसको नोट्स में क्यों डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये डेफिनेशंस बहुत ही शॉर्ट में, ब्रीफ में, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो हमारा यूनिट 1 है ना, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें एक्सप्लेन करी गई है, अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है। चाहे वो एज पर वैलिडिटी हो, फॉर्मेशन हो, परफॉर्मेंस हो, तो ये प्रॉपर तरीके से उसमें एक्सप्लेन करी गई है और उससे आप बहुत अच्छे से एक बार समझ सकते हो। मतलब वो डेफिनेशंस बहुत शॉर्ट में, 2 लाइनर 3 लाइनर डेफिनेशन है, तो वो नोट्स की ही इक्विवेलेंट है। तो वो डेफिनेशंस वहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ी जा सकती हैं, क्योंकि मैंने आपको ईजिली एक्सप्लेन करके बता दी गई है लास्ट क्लास में। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं, वो आप क्वेरी मुझे सेंड कर सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के, तो वो डाउट हम डिस्कस कर सकते हैं पर्टिकुलरली, ठीक। इससे पहले जैसे ये जो टॉपिक है ना, जैसे आपका मॉड्यूल में भी जो क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए हुए हैं वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी जैसे अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके समझ में ना आ रही हो, इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो हम स्पेसिफिकली या डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत ही इजी एमसीक्यूज़ हैं, आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर किए, तो वो आप इजीली समझ लोगे, चाहे एमसीक्यूज़ हो या थ्योरेटिकल आंसर्स हो। बट तब भी मैं एक दो कुछ बता दूंगी आपको, ताकि आइडिया लग जाए, ठीक है। इससे फ़िलहाल जो अभी हम लोग को टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारा टॉपिक है यूनिट 2 कंसिडरेशन। यूनिट 2 के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि क्या कहता है और किस कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि हमने ऑफ़र में, एक्सेप्टेंस में ये वर्ड बहुत देखा है, कंसिडरेशन। तो इसमें बेसिकली क्या क्या कवर होने वाला है, मीनिंग एंड डेफिनेशन, इसके लीगल रूल्स, नो कंसिडरेशन का मतलब, एंड एक डॉक्ट्रीन बहुत बेसिकली डिस्कस होगी इसमें, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सेप्शन। तो ये पार्ट्स इसमें कवर होने वाले हैं, ठीक। अब इसमें सबसे पहले क्या डेफिनेशन बोलती है वो हम देख लेते हैं। तो ये मॉड्यूल के आपका यूनिट 2 है टॉपिक, जिसमें डेफिनेशन एज पर जो एक्सप्लेन की गई है वो है सेक्शन 2D के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करी गई है। क्या बोलती है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing। 3 बातें करी गई हैं। प्रोमिसी, प्रोमिसी कौन हुआ, हम लोग ने समझा था पहले भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जब पढ़ा था, कि प्रोमिसर कौन होता है, जो ऑफर फॉर एग्जांपल दे रहा है, ऑफरर हो गया। ऑफरी, जिसको ऑफर दिया जा रहा है, ठीक, जब उसने एक्सेप्ट कर लिया वो एक्सेप्टर बन गया। जिसको ऑफर दिया जा रहा है वो एक तरह से प्रोमिसी हुआ। तो प्रोमिसर के डिज़ायर पे, उसकी इच्छा पे, यानी कि जो ऑफर दे रहा है, दूसरे पर्सन ने कुछ किया है मतलब कोई एक्ट किया है या उस एक्ट को करने से हटा है, रिफ्रेन हुआ है, या फिर वो कोई एक्ट ऐसा करता है प्रेजेंटली, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करी गई है, कोई ऐसा एक्ट किया है या रिफ्रेन किया है उसने अपने आप को करने से, कोई ऐसा एक्ट कर रहा है या रिफ्रेन कर रहा है, या फिर कोई ऐसा एक्ट करेगा फ्यूचर में, प्रॉमिस कर रहा है, या फिर हटेगा उसको करने से, रिफ्रेन होगा, तो उस एक्ट को या एब्स्टिनेंस को, प्रॉमिस को बोला जाएगा कंसिडरेशन। जैसे कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को गारंटी किया कि मैं गुड्स का प्राइस पे कर दूंगा, दूसरी पार्टी ने
जो गुड्स पहली पार्टी को बेचने थे उस रिगार्ड में, उस कॉन्टेक्स्ट में। तो ये क्या हुआ, कंसिडरेशन हुआ कि मैं पेमेंट करूँगा फ्यूचर में, ठीक है। तो कंसिडरेशन इज एन एक्ट डूइंग समथिंग। या फिर एब्स्टिनेंस का मतलब क्या हुआ, एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को प्रॉमिस किया कि मैं आपके अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं करूँगा अगर आप 1 लाख का पेमेंट कर देते हो मुझे। तो सूट फाइल ना करना इज एब्स्टिनेंस, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो वो कंसिडरेशन माना जाएगा। ये 2 चीज़ें समझ आई पहले। तो हम डेफिनेशन एक बार लिखते हैं, यहाँ पे क्या कहती है डेफिनेशन वो हम देखते हैं। When at the desire of promisor, promisee or any other person has done or abstained from doing, कुछ किया है या कुछ करने से बचा है, और does और abstains। वर्ड्स पे इसलिए ध्यान देने को बोल रही हूँ क्योंकि पहले यूज हो रहा है पास्ट टेंस, उसके बाद यूज हो रहा है प्रेजेंट टेंस। abstains from doing or promises to do or abstains from doing something. Such an act or abstinence or promise is called consideration. इस एक्ट को क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। जो हमारा लास्ट चैप्टर था नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें क्या होता था, हमने ये वर्ड कितनी बार पढ़ा, ऑफर, प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रपोजल देता है, ठीक है, एंड दूसरा पर्सन अपनी असेंट दे देता है, तो पहले तो वो प्रपोजल होता है, लेकिन जैसे ही एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस बन जाता है। तो प्रॉमिसर के डिज़ायर पे जब प्रॉमिसी, ठीक है, जिसने प्रपोजल एक तरह से एक्सेप्ट कर दिया, उसने कोई ऐसा एक्ट किया या रिफ्रेन किया, या वो ऐसा एक्ट कर रहा है या रिफ्रेन कर रहा है, या कोई ऐसा एक्ट करेगा फ्यूचर में या उससे हटेगा या रिफ्रेन करेगा, तो उस एक्ट को कंसिडरेशन माना गया है। लेकिन पहली कंडीशन क्या है, डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसर की इच्छा छुपी होनी चाहिए उसमें, वो नहीं तो ये टॉपिक ख़त्म, इसका कोई बेस नहीं। ये टॉपिक शुरू ही होता है एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर, जब प्रॉमिसी, जिसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, हु एक्सेप्टेड द ऑफर, या कह सकते हो प्रपोजल, ठीक है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में बोला क्या है। अब इस डेफिनेशन को एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। जैसे एक पार्टी है अजय, एक पार्टी है भुवन, ठीक है, ये एग्जाम्पल देख रही हूँ मैं। इन्होंने प्रॉमिस किया टू पे, गारंटी कर रहा है ये पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, विच बी, या जो भुवन है ये बेचने वाले थे, ही वॉन्टेड टू सेल द गुड्स ऑन 1 month क्रेडिट, 1 महीने के क्रेडिट पे किसको, चैतन्य को। ये
इनको बेचने वाले थे चैतन्य को, और ये इनको प्रॉमिस कर रहे हैं फॉर प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक, तो अब गुड्स बेचना भुवन से चैतन्य को, ये एक तरह का ये जो एक्शन हो रहा है ना, ये क्या है, ये कंसिडरेशन है फॉर अजय's प्रॉमिस। अजय के प्रॉमिस का कंसिडरेशन है। अजय एक तरह से प्रॉमिस कर रहा है कि मैं प्राइस पे कर दूँ, मैं प्राइस पे कर दूंगा गुड्स के रिस्पेक्ट में। भुवन को प्रॉमिस कर रहा है। भुवन चाहता क्या था, भुवन चाहता था गुड्स बेचना 1 महीने के क्रेडिट पे चैतन्य को। अब गुड्स बेचना क्रेडिट पे भुवन से चैतन्य को, ये कंसिडरेशन है ए के प्रॉमिस का, अजय के प्रॉमिस का। अजय क्यों प्रॉमिस कर रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानता है कि भुवन चैतन्य को ना बेच दे, और इसी के रिस्पेक्ट में वो उसको प्रॉमिस करता है। और वो जब प्रॉमिस कर रहा है तो यानी कि एक तरह का उससे ऐसा एक्ट होगा जिससे क्लियर हो जाएगा कि भुवन को पैसा मिल गया है, और वो एक्ट कंसिडरेशन कहलाएगा जब अजय जो है भुवन को पेमेंट कर देगा गुड्स के रिस्पेक्ट में। तो ये एग्जाम्पल है एक। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। अभिषेक है ये एक, अभिषेक, और ये हो गए भारती। ये इनको प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, नॉट टू फाइल सूट, केस फाइल नहीं करेंगे अगेंस्ट हिम अगर इफ भारती पेज हिम ₹1 लाख। ठीक है, भारती अभिषेक को 1 लाख दे दे अगर, तो अभिषेक उसके अगेंस्ट में केस फाइल नहीं करेंगे। तो ये एक तरह का एब्स्टिनेंस है अभिषेक के पार्ट पे, जो कि कंसिडरेशन है भारती के अगेंस्ट में। ठीक है, तो अब ये क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन माना जाएगा। एब्स्टिनेंस जो है, ये एब्स्टिनेंस, रिफ्रेन करना, एब्स्टिनेंस ऑन पार्ट ऑफ अभिषेक क्या है, कंसिडरेशन है अगेंस्ट भारती। भारती के अगेंस्ट में कंसिडरेशन है भारतीज पेमेंट ऑफ 1 लाख। भारती का जो पेमेंट है ना कि 1 लाख रुपए दे देना, तो वो कंसिडरेशन एक तरह भारती देगी अभिषेक को। तो ये अभिषेक का जो एक्ट है जिसको हम एब्स्टिनेंस बोल रहे हैं, ये कंसिडरेशन होगा अगेंस्ट भारती। तो ऐसे समझिए इसको। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, इसमें जो डेफिनेशन का एनालिसिस किया गया है ना, तो उसमें सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि कंसिडरेशन एक एक्ट है या फिर कंसिडरेशन एक एब्स्टिनेंस है। कंसिडरेशन प्रोमिसर के डिज़ायर पे होना चाहिए, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा। कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर हो सकती है, जैसे कि हम लोग ने डेफिनेशन से समझा। हर एक चीज़, हर एक स्टैंजा जब आप पढ़ोगे तो उसी से क्लैरिटी आएगी कि डेफिनेशन क्या बोल रही है। प्रोमिसर का डिज़ायर, कंसिडरेशन एक एक्ट है या एब्स्टिनेंस है, या प्रोमिसर के डिज़ायर से हो रही है, या पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में, जैसे लिखा है डन और एब्सटेन, डज और एब्सटेन, या विल डू, या प्रोमिसेस टू डू या एब्सटेन। एंड लास्ट चीज, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कि जो प्रोमिसी है, यानी कि जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है ना, प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा है, उससे कंसिडरेशन किसी और पर्सन पे भी शिफ्ट हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, उसके एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ, एक तरह का प्रॉमिस जो पार्टीज एक्सचेंज करती हैं। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे कंसिडरेशन को, कंसिडरेशन जो है वो क्या बोला जाएगा इसमें बोलेंगे कंसिडरेशन मतलब एक तरह का प्रॉमिस या परफॉर्मेंस कह लो, दैट पार्टीज
exchange with each other. ठीक है, शॉर्ट में अगर समझा जाए, कंसिडरेशन के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं. मॉनेटरी भी हो सकता है, कोई पार्टी को प्रॉफिट तो किसी पार्टी को लॉस, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. तो इसके कुछ लीगल रूल्स हैं जो हमें डिटेल में डिस्कस करने पड़ेंगे. उसके बाद टॉपिक आएगा इसमें सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने होंगे. और जैसे लीगल रूल्स में क्या क्या बोला गया है कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, इट मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. Executed and executory consideration may be past, present or future. It need not be adequate. It must be real and not illusory. It must not be unlawful, immoral या opposed to public policy. Performance of what one is legally bound to perform. तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक, तो इतना मैंने आपको आइडिया दे दिया कंसिडरेशन का. अब एक बार ये देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में जो लास्ट में MCQs दिए हैं ना, वो थोड़े से डिस्कस कर ले रहे हैं ताकि आप लोग को एक आइडिया लग जाए जो मॉड्यूल में दिए हुए हैं अपने. देखिए, सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं, जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. जैसे अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, आपको सबको पता है. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, जैसे ये फर्स्ट था, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं मैं आपको बता दूँ. MCQs इसमें 7 हैं. फिर वॉइड अग्रीमेंट इज़ 1, which is not enforceable in court of law. Third, agreement which is enforceable by law at option of one party but not at the option of other is voidable. When consent of party is not free, तो वो क्या बना जाएगा, voidable. Illegal में, illegal agreements में collateral भी void होते हैं, collateral agreements भी. Offer में lapse by, रेवोकेशन भी, काउंटर ऑफर भी, रिजेक्शन ऑफ ऑफर बाय ऑफरी. हम लोग ने मोड्स नहीं देखे थे ऑफर के, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ा था, फिर रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ा था. तो उसमें मोड्स ऑफ रेवोकेशन थे, वो भी डिस्कस हुए थे. तो उसके रिगार्डिंग में ये MCQ है कि ऑफर कैसे लैप्स हो सकता है, रेवोकेशन से, काउंटर ऑफर से, रिजेक्शन. ठीक, तो ये उस टाइम पे पढ़ा था. फिर प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस. अब इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं. थ्योरेटिकल ये हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट अग्रीमेंट्स, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स. इस पर कॉमेंट करना है. तो इसमें जो इंस्टीट्यूट का आंसर है वो आप ध्यान से पढ़िए, उसी कॉन्टेक्स्ट में ही आपको एग्जाम में लिखना है. जैसे अगर कोई अग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आता है, कैसे एक्सप्लेन करना है, पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है. थ्योरेटिकल आंसर एक्सप्लेन करते टाइम पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है थोड़ा सा, कि अग्रीमेंट का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है. फिर बात करनी है ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स पे. एंड थर्डली बात करनी है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स पे. तो जैसे मैं पहला आंसर पढ़ रही हूँ जिसमें लिखा है, agreement when comes into existence when one party makes a proposal to the other and other gives his acceptance. A contract which is enforceable by law is a valid contract. ठीक है, it means that to become a contract, agreement must give rise to legal obligation. आपको एग्जामिनर को ऐसे समझाना है कि अग्रीमेंट जो है वो एक पार्टी प्रपोजल देती है दूसरे को, डेफिनेशन भी हो और एक तरह का समझा भी ले आप एग्जामिनर को, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन कोट करने से उसे भी पता है कि ये तो बुक में लिखा है, आपने कैसे इंटरप्रेट किया, मेन वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. तो अग्रीमेंट की डेफिनेशन को समझाया आपने, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला, और फिर ये कहा कि कॉन्ट्रैक्ट को अग्रीमेंट बनने के लिए लीगल ऑब्लिगेशन होना ज़रूरी है. और अगर अग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी लॉ की तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. तो ऐसे भी अग्रीमेंट्स होते हैं जो इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, जैसे कि सोशल, डोमेस्टिक या रिलीजियस अग्रीमेंट्स. तो अग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है देन कॉन्ट्रैक्ट. तो दैट इज़ वाई इट इज सेड ऑल अग्रीमेंट्स में नीड नॉट बी नेसेसरली कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलवेज अग्रीमेंट्स. तो ऐसे करके फर्स्ट पैरा में समझाना है.
दूसरे पैरा में आप ये एग्जाम्पल कोट करोगे कि जैसे दो पार्टीज़ के बीच में अग्रीमेंट होता है तो ज़रूरी नहीं है उनमें लीगल रिलेशनशिप हो, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप एग्जाम्पल समझाओगे। फिर थर्ड पैरा में ये बताओगे कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। कैसे? उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए, अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, जो उसकी प्री रिक्वायरमेंट है किसकी, कॉन्ट्रैक्ट की। तो ऐसे करके एक्सप्लेन करना है। एंड दूसरी चीज़ आपको इसमें बहुत ही इजी वे में समझाना है, लाइट लैंग्वेज में, कोई बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं जिससे एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाए और आपको भी नॉलेज ना हो उसकी। फिर क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट्स, जो कि हम कर चुके हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, ये आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है, जैसे हम लोग ने अभी किया था डिस्कस। एंड इसके अलावा डिफाइन द टर्म एक्सेप्टेंस, डिस्कस द लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो इसमें सबसे पहले एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन कोड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा है। डिफाइन द टर्म, कोई कमेंट करने को नहीं कह रहा है अभी। तो टर्म डिफाइन करा आपने कि जब पर्सन दूसरे पर्सन को प्रपोजल देता है, दूसरा पर्सन उसकी असेंट देता है, तो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है। एंड जब वो एक्सेप्ट होता है तो वो प्रॉमिस बनता है। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन है लीगल प्रोविजंस बताइए रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। याद करिए जो हम लोग ने पढ़ा था। सबसे पहले आप डेफिनेशन देने के बाद थोड़ा सा एक्सेप्टेंस को ब्रीफ करेंगे कि वो कब कब वैलिड होना चाहिए। और क्योंकि कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में आपको ये बताना है कि प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए, विद इन रीजनेबल टाइम होना चाहिए, ठीक है, वैलिड, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए। ये कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो भी आपने एक्सेप्टेंस का टॉपिक पढ़ा था कम्युनिकेशन का, उससे आपने सिलेक्टिवली निकाल के यहाँ कोट कर दिया आंसर में। तो आप आंसर पढ़िएगा, इसमें ऐसे ही लिखा है, कम्युनिकेशन को स्ट्रेस देना है आपको, एम्फसाइज करना है। उसके बाद आप लिखोगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कब कंप्लीट है, एज अगेंस्ट प्रपोजर, एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके रिस्पेक्ट में आप एग्जाम्पल कोट करोगे। जैसे इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, अगर लेटर सेंड हो रहा है बाय पोस्ट, एक पार्टी दूसरे पार्टी को लेटर भेज रही है बाय पोस्ट, तो कैसे माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट है, एज अगेंस्ट प्रपोजर एंड एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। उसके बाद आप इसमें ये भी लिख सकते हो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, जैसे बाय एक्ट हो सकता है, रिटन ओरली हो सकता है, जो हम लोग ने पढ़े थे बहुत सारे मोड्स, एंड बाय ओमिशन भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि लीगल प्रोविजंस पूछ रहे हैं ना कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट है, उसके क्या मोड्स हैं, उस मोड को थोड़ा डिटेल में बताना। जैसे बाय एन एक्ट में क्या क्या आ जाएगा, रिटन, ओरल, ठीक है, पॉजिटिव साइंस जिनसे पता चले कि ये पर्सन कन्वे करना चाहता है एक्सेप्टेंस। ओमिशन में क्या मतलब है, ओमिशन में साइलेंस नहीं आएगा, याद करिए हम लोग ने डिस्कस किया था, लेकिन ऐसे कंडक्ट जिससे दूसरे पार्टी की असेंट या विलिंगनेस शो हो वो कवर होगा, ठीक। एंड दूसरे मीन्स हो गए इम्प्लाइड जेस्चर्स, कोड ऑफ कंडक्ट, जिनसे पता चल रहा है कि दूसरे पार्टी अपनी एक्सेप्टेंस दे रही है, तो वो एक्सप्लेन करना है। तो ये सब पूरा ब्लेंड लेके आपको कम्युनिकेशन पे ही स्ट्रेस करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो ऐसे आंसर्स जो हैं इंस्टीट्यूट में, जो भी थ्योरेटिकल आंसर्स हैं, एमसीक्यू तो ऑन द स्पॉट आपको एक सिलेक्ट करना है, लेकिन थ्योरेटिकल आंसर्स जो होने चाहिए वो आपके प्रोविजन एक्सप्लेन करिए। आप कोई डेफिनेशन पूछ रहे हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन लिख दीजिए, लेकिन अगर प्रोविजंस पूछे जा रहे हैं तो प्रोविजंस भी उसी कॉन्टेक्स्ट में ही होने चाहिए। ये नहीं कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में बताइए, उसके लीगल प्रोविजंस बताइए, तो आप एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स बता रहे हैं, जैसे कि एसेंशियल्स या वैलिड जो एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्टेंस के वो एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, या टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस बता दे रहे हैं, तो टॉपिक से हटना नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर करना है।
सबसे बेस्ट आइडिया होता है एग्जाम्पल्स को लेके चलना। एग्जाम्पल ज़रूर कोट करिए तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लाइक इन दिस वे ऑल्सो द वे these guys have explained this answer, they have quoted examples also, so which is giving a clear idea to the examiner ki yes, the student or the candidate is well versed in this topic। तो ये आइडिया उनको मिल जाना चाहिए। तो इसलिए मैं भी बोल रही हूँ एग्जाम्पल्स कोट करिए और अच्छे से प्रोविज़न को एक्सप्लेन करिए। ज़रूरी नहीं है कि रट के ही आपको लैंग्वेज वहाँ लिखनी है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, नो इश्यूज़। लेकिन जो लैंग्वेज आप लिख रहे हैं और जो लैंग्वेज मॉड्यूल में, लॉ के मॉड्यूल में, सिर्फ लॉ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आगे ऑडिट में भी जो लैंग्वेज मॉड्यूल में भी लिखी है, जो आप लैंग्वेज लिख रहे हैं एग्ज़ाम में, वो डिफरेंट होगी, जाहिर सी बातें होगी, क्योंकि आपको रट के नहीं लिखना है। लेकिन क्लियर आइडिया मिलना चाहिए उस लैंग्वेज से कि येस आपको समझ आ गया है और आप वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो जो मॉड्यूल में थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करी गई है और आप उसको ईजी वे में एक्सप्लेन कर रहे हो। तो ये मेनली आइडिया होना चाहिए। तो ये आंसर्स हैं जो मैं बोल रही थी कि ठीक है मैं आपसे डिस्कस करूँगी, क्योंकि एक बार आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। बाकी तो पास्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो हम एक बार ही डिस्कस करेंगे जब हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अभी हम कंसिडरेशन कल हम मैक्सिमम पार्ट इसका कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड एक बार ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 जो होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट उस पे आने से पहले वील ट्राई टू कवर द पास्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से पहले हम ये भी कवर कर लेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर हम कंसिडरेशन टॉपिक को आगे कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।